अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, वतन अजीज़ एक बार फिर सियासी बेयकीनी के भंवर में है, लेकिन इस बार मंजर बदल चुका है, किरदार बदल चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की लंबी खामोशी के बाद सियासी मैदान में वापसी ने सियासी दर्जा हरारत को अचानक कुछ बढ़ा दिया है। हुकूमती हल्के इन्हें इस्तेहकाम के तौर पर देखते हैं, जबकि अपोजिशन उनकी वापसी को तशवीश की निगाह से देखती है। मौजूदा सियासी चपकलिश के माहौल में स्पीकर कौमी असम्बली एक बार फिर पुल का किरदार अदा करने की हामी भर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों तरफ खड़े किरदारों को जोड़ना चाहते हैं और साथ ही अपोजिशन गैर संजीदा है, हाथ नहीं बढ़ा रही का शिकवा भी करते दिखाई देते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मफाहमत वाकई मुमकिन है या ये सब महज सियासी स्टेज पर अदा होने वाली एक और रस्मी और बेमानी कोशिश है। आज का मंजरनामा तो यही दिखाता है कि मुकालमा, मुज़ाकरात और मफाहमत जैसे अल्फाज सिर्फ बयानात की जीनत बनकर रह गए हैं, क्योंकि बानी पीटीआई से जो मुलाकात का मामला है वो एक ना हल होने वाला मुअम्मा बन चुका है, जिस पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और दोनों तरफ से तुंदो तेज जुमलों का तबादला जोरों शोर से जारी है। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास न चलने देने की धमकी दे दी है। हैरत की बात यह है कि ये वही जमहूरियत है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार यही जमाते हैं और आज वो पार्लिमानी रवायत को एहतजाज की भेंट चढ़ाने पर तुली हुई हैं। ये एहतजाज दरअसल इस तासुर को भी मजबूत करता है कि अपोजिशन का मकसद कानून साजी को बेहतर बनाना नहीं बल्कि सियासी दबाव बढ़ाना है, और जब सियासत दबाव, इल्ज़ाम और अना के गिर्द घूमने लगे तो रियासत कमज़ोर होती है, अवाम बेबस और इदारे मुतनाज़े हो जाते हैं। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर फरीक मुकम्मल फतह चाहता है, लेकिन कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। हुकूमत ये कहती है कि वो इस्लाहात लाना चाहती है, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर अवामी इक़दामात के जरिए निज़ाम को कंट्रोल करना चाहती है। इस सारे मंजरनामे में अवाम का किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा, वो सिर्फ तमाशाई हैं। महंगाई, बेरोजगारी, मौशी खतरात, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये सब कुछ धकेल दिए गए हैं। आगे सिर्फ सियासत, बयानात, धमकियां और दावे आ रहे हैं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज की डिस्कशन के लिए स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने ज्वाइन कर लिया है, इसके साथ साथ सना मिर्ज़ा साहिबा और मसूद रज़ा साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आगाज़ वागा साहब आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले वागा साहब हम बात कर लेते हैं, नवाज़ शरीफ साहब एक लंबी खामोशी के बाद कुछ थोड़ा सा उन्होंने गुफ्तगू किया और ऐसा लग रहा है कि सियासी टेम्परेचर जो है वो कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी हम देख रहे हैं कि जो सियासी बयानात हों या उनके एक्शंस हों सर, वो पंजाब तक महदूद हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एक बात तो ये है कि ज़ाहिर है इस वक्त उनकी बेटी की जो एक मजबूत, जिस हुकूमत का पूरी तरह गिरफ्त है पंजाब के सूबे पे है, तो वो इस वक्त पंजाब में ही है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ एक कौमी लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका अगर पंजाब तक वो महदूद रहेंगे तो मेरे ख्याल मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। देखना यह है कि अब वो प्लान करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चारों सूबों में पेनिट्रेट करे, जिसमें सिंध भी शामिल है, बलूचिस्तान भी, KPK भी। तो इसके बाद ही मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़िंदा रह सकती है। मियाँ नवाज शरीफ का अब अचानक दोबारा सियासत में नमूदार होना, अगरचे वो पहले भी इन हैं, उनकी बेटी जो है वो वक्तन फ़वक्तन मियाँ नवाज शरीफ का हर जगह पे जिक्र करती हैं, और कोई भी बड़े से बड़ा उनका जो एक प्रोजेक्ट आता है, कोई इफ्तिताह आता है, तो उसको हर तरह से वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो रिलेट करती हैं, जो कि उनकी बेटी का हक है, जैसे वो समझती हैं। ज़ाहिर है चूँकि बुनियाद मियाँ नवाज शरीफ हैं मुस्लिम लीग नून की, तो इसलिए वो हमेशा इन रहे। अब एकदम जैसे ही आपने देखा कि तकरीबन 6-7 लोगों ने कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो जीती हैं मुस्लिम लीग नून के, तो ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी ही एक अहम बात है। एक तो कौमी असम्बली में उनकी तादाद पूरी हो गई है और अब शायद उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी पहले थी, लेकिन इसके बावजूद वो किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, वो उनके अलाइज रहेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले से तयशुदा हैं। मियाँ नवाज शरीफ का इस तरह आना और दोबारा इस स्टेज पे खड़े होना, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। ठीक है, आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा मैसेज है। सना मिर्ज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सना, आप किस तरह से देख रही हैं नवाज शरीफ साहब की दोबारा सियासत में वापसी? उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की है तो सियासी टेम्परेचर ऐसा लग रहा है कि कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमती हल्के इन्हें इस्तेहकाम के तौर पर देख रहे हैं, और अगर हम अपोजिशन की बात करें तो उनको कुछ तशवीश भी है। कैसे देखती हैं आप?
देखिए, 2 चीज़ें हैं जो कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से हैं। अभी पहले वाग़ा साहब भी शायद फरमा रहे थे और मेरा ख़्याल है कि मैं उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करना चाहूँगी बात को। एक तो बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब हमारे पास अरसे दराज़ से मतलब हमें नज़र नहीं आ रहे थे। हर बंदा यही सवाल करता था, चाहे वो सियासतदान हो, मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद कोई शख़्सियत हो या फिर कोई सहाफ़ी हो, कि आखिर मियाँ साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे, लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे? अब मेरी टॉक बैक पे मुझे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दे रही है, अगर काइंडली उसको करेक्ट कर लें। देख अच्छा, लेते अब हैं। बात ये है सिर्फ कि देखिए एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबात के बाद जब सामने आए थे, उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि वो विक्ट्री स्पीच करें, लेकिन उनको बहालत मजबूरी बाय फोर्सफुली उनसे वो स्पीच करवाई गई क्योंकि वो उस नताइज के ऊपर कन्विंस्ड नहीं थे। और उसके बाद एक तवील खामोशी हमने देखी, वो साइडलाइन हो गई या उनको कर दिया गया या उन्होंने इंटेंशनली सफर को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि जो इंतखाबात हुए, जो नताइज हुए, वो उससे मुतमईन नहीं थे। अगर आप 2 रोज पहले की उनकी टॉक की बात कर रही हैं, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब बड़े मुख्तलिफ नजर आए। उनको ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल में जो मुस्लिम लीग नून ने परफॉर्म किया, उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उनको वोट पड़ा। लेकिन मेरा सवाल उसमें बड़े अदब के साथ ये है कि जो हुकूमतें होती हैं, उनके अदवार में जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, उसमें से कितने परसेंट इंतखाबात में अपोजिशन की जमातें जीतती हैं? मेरा ख्याल ये है कि 80% से ज्यादा इंतखाबात के जो नताइज होते हैं, ज़िमनी इलेक्शंस की बात करें, उसमें वही पार्टी जीतती है जो कि रूलिंग पार्टी होती है। बहुत कम मार्जिन होता है जब अपोजिशन की पार्टीज जो है वो कामयाब हो पाती हैं। तो एक तो ये कोई नई चीज नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अगर आप वोटर्स के टर्नआउट को देखें तो वोटर्स का टर्नआउट बहुत कम था। ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन तकरीबन 95% रिजल्ट जो है मुस्लिम लीग नून के हक में गया, ये एक पॉजिटिव बात है। गिन चुन के एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक निशिस्त मिली, शायद उसी के ऊपर इत्तेफाक किया गया। तो मियां साहब इसलिए बड़े अरसे के बाद मंजर आम पर आए क्योंकि वो एक विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो खोई हुई पोजीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस लेनी शुरू कर दी है। अगर आपको उनके वर्ड्स याद हो एग्जैक्टली, तो उन्होंने ये कहा था कि हम वापस उस ट्रैक पर चढ़ रहे हैं। उनको उसमें कहना ये चाहिए था कि 2024 में जो कुछ उनके साथ हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून जवाल से वापस अब उरूज की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, वो उस ट्रैक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वापस चढ़ रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून को 2024 में रिजेक्ट किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में उसका गढ़ है, लेकिन वो फॉलोइंग उसकी मौजूद नहीं थी। पीटीआई ने उसको बड़ा डेंट पहुंचाया था। लेकिन खुद अगर पीटीआई पंजाब की बात करें तो अब वो कहीं नजर नहीं आती है। फिर मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा प्रोएक्टिवली काम किया। लेकिन अगर आपके दाएं जानिब मियां नवाज शरीफ साहब हों जो कि 3 मरतबा के वजीर आजम हो, बाएं जानिब आपके मरियम औरंगजेब साहिबा हो, परवेज रशीद साहब हो, ऐसी शख्सियात हो जो कि 24 घंटे आपको अवेलेबल हो, गाइड कर रही हो, और फिर भी अगर मरियम साहिबा परफॉर्म ना करें तो फिर तो ये लम्हा फिक्रिया है। तो इसलिए जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी मरियम साहिबा बेहतरीन काम कर रही हैं, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि आप उनको मावनीन इतने अच्छे दे दें जो कि वजारत उज़्मा तक गए हो, वजारत इत्तलात तक गए हो, वो आपको अगर गाइड नहीं करें और फिर आप परफॉर्म ना करें तो फिर सवाल बनता है। सही। तो मेरा ख्याल ये है कि जो परफॉर्मेंस रही, जिस स्पीड के साथ, मैं लास्ट पॉइंट सिर्फ कहना चाहूंगी, जिस स्पीड के साथ वो अपने मंसूबे अनाउंस कर रही है, मेरी सिर्फ दुआ है और ख्वाहिश है कि उस स्पीड के साथ वो मंसूबे कंप्लीट भी हों। ठीक है, मसूद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मसूद रजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मसूद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, मरियम नवाज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर बड़े अरसे बाद उनकी खामोशी टूटी है, तो सियासी टेम्परेचर कुछ बिगड़ा है या बेहतर हुआ है, बड़ा है, क्या देखते हैं आप? मेरे ख्याल में कोई ग्राउंड पे खासी तब्दीली नहीं है, सिवाय इसके कि एक वेव है जो मरियम साहिबा ने चलाई हुई है, जिस तरह वो कहती है कि हमने बड़ी तरक्की की है। अगर तरक्की की बुनियाद यही है जो आप हमें बता रहे हैं, तो फिर ठीक है, हम मान लेते हैं जी ये तरक्की होगी और फिर आवाम इसी पर आपको वोट दे देंगे। लेकिन तरक्की की अगर आप असल बुनियाद देखें तो आपको देखना होगा कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में, 3 सालों में हुआ क्या है। छोड़ दें इस वक्त आईनी मामलात को, कानूनी मामलात को, इलेक्शन कैसे हुए, इलेक्शन के भी हमारे यहाँ इतने कोई अच्छे नहीं होते, इस दफा ज्यादा बुरे हो गए। तो बहरहाल जो निजाम तश्कील पाया है, क्या उसने मुल्क की मईशत को बेहतर किया है? मुल्क की मईशत जमी बोस है। ग्रोथ जो है वो आपकी 0.51 बामुश्किल जो है वो प्रिडिक्ट की जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आपके इशारे अच्छे हुए वो सारे के सारे आपके कर्जों के बरहूने मिल रहे थे। कर्जा इमरान खान दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लिया गया था, तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में उससे भी बड़ा कर्जा ले लिया गया। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत है। एक पाकिस्तानी जो है वो 1,26,000 रुपए का मजीद मकरूज हुआ है इस दौरान। महंगाई बढ़ने की शरह बिल्कुल कम हो गई होगी, क्योंकि हमें जो हमारा बूम एंड बस साइकिल है मईशत का, वो इस वक्त हम बूम पर हैं, तो इसमें बस नहीं आएगा, इसकी कोई तवक्को नहीं है। क्योंकि
IMF की रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है, जो हुकूमत ने खुद IMF के साथ मिलकर बनाई है। वो ये कहती है कि 53,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है, 17.4 अरब डॉलर का एलीट कैप्चर है। तो ये इशारे अगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छी तरक्की वाले, तो बहुत खूब। जहां तक ये इलेक्शन की बात है, ज़िमनी इलेक्शन का हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि जो हुकूमत में होता है वो ज़िमनी इलेक्शन जीतता है। यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। अगर एक आपके मध्य मुकाबले ने बाइकआउट किया हुआ है, तो आपने फतह हासिल किसके खिलाफ की है? सही। तो ये जश्न किस बात का है? बिल्कुल अब जश्न मनाएं, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब जो वजीर आजम नहीं बने, जो पार्लियामेंट में हलफ उठाने के बाद अब दूसरी मर्तबा हमें नजर आए थे, वो अगर एक्टिव हो रहे हैं इन चंद बाई इलेक्शंस की फतह के बाद, तो क्या ये वो जस्टिफाई कर सकेंगे कि ये वाकई एक फतह है? एक ऐसी हुकूमत जो इस वक्त बरसर इख्तिदार है, जिसकी ऑपोजिशन जेल के अंदर है, जिसकी माशी जो इशारे हैं वो बहुत मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान को जो इज्जत तौकीर मिली है वो एक बनियानुल मरसूस की वजह से मिली है। हुकूमत का अपना क्रेडिट क्या है कि क्या हम प्राइवेटाइजेशन कर सके, क्या हम इस्लाहात कर सके, क्या हम एक कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन निकाल सके। अच्छा मसूद साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वागा साहब, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अवाम का कौन सोच रहा है? अवाम तो हम देख रहे हैं कि उसी तरह से मुश्किलात का शिकार है, सियासी कशमकश अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। गो के अभी स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि वो एक मौसर पुल साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये वाकई बयानबाजी है या ये वाकई संजीदगी से ये बात कर रहे हैं? क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो अवाम के बारे में कौन सोचेगा? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जो हमें भी पता है और जमहूरी इस मुल्क के अंदर जो आज तक होता रहा है, स्पीकर पुल का किरदार तो जरूर अदा करते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। कोई किसी किस्म की कुव्वत ना स्पीकर के पास है, ना वो ये करवा सकते हैं, ठीक है, ना वो PTI के दरमियान और ये जो इनका मुलाकातों का सिलसिला है उसको ये हल नहीं करवा सकते। जिस लेवल पे ये फैसला होना है वो लेवल ही कोई और है, वो लोग ही और हैं जिन्होंने इस तरह की मुलाकातों में और ये एक कूल माहौल पैदा करना और ब्रिज का फिर हर थोड़े दिन बाद ये मंजन क्यों बेचा जाता है? देखिए, ये इसलिए, देखिए ना, ये मंजन जो बेचा जा रहा है, तो फिर इस मंजन को खत्म कर दें। मैं ये कहता हूं कि एक कैदी अगर जेल में है और आप उसकी एक सॉफ्ट मुलाकात करवा दें और वहां आपका नुमाइंदा हो, वहां आप ऑडियो वीडियो लगा दें, कोई सियासी बात ना होने दें, उन्हें कहेंगे ये आपका बंदा होती है। वैसे बागा साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ, ये सॉफ्ट मुलाकात क्या होती है और हार्ड मुलाकात? देखिए, सॉफ्ट, हाँ मैं बताता हूँ, सॉफ्ट मुलाकात से मुराद ये है कि सारी चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन हो। इस हवाले से ये सॉफ्ट होगी कि जी सारी चीजें हमारे नॉलेज में है, यानी कोई उनका नुमाइंदा बैठा हो, कोई डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बैठा हो, कोई जेल के लोग बैठे होंगे, कोई और इदारे के लोग बैठ के अपनी मुलाकात कराएं, उनसे खैर खरीद पूछे, ये शोर शराबा खत्म हो जाए। ये जो एक इतना बड़ा इशू बना हुआ है मुलाकात का, वहाँ देखें अडयाला जेल के बारे तूफान आया हुआ है, सड़कें बंद हैं, वो एक सेनेट में ये बातें हो रही हैं। यानी यूँ लगता है कि मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है वो बानी PTI से मुलाकात है। वैसे तो उनको भी इस बात को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हुकूमत को यह सोचना चाहिए कि छोड़ना क्यों चाहिए? मुलाकात करना तो उनका हक है। मुलाकात करना उनका हक है। ये तो मैंने पहले कहा कि ये देखिए, अगर कत्ल के मुजरिम की मुलाकात हो सकती है, तो अगर कोई बड़े स्कैंडल में मुलव्वस है तो उसकी भी मुलाकात हो सकती है। पाकिस्तान में जेलों का कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके जरिए आप मुलाकात पे इस तरह पाबंदी लगा सकें। वो एक वजूहात होती है, लेकिन वो बड़े थोड़े अरसे के लिए होती हैं। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो आराम से, सुकून से अपनी हुकूमत करें। और अगर इस तरह के छोटे छोटे कोई बातें हैं, उनके कोई इस तरह के इश्यूज हैं कि जी आप हमारी मुलाकात, उनको कहें यार मुलाकात कर ले, बात खत्म, वो खुद ही ठंडे होकर बैठ जाएंगे। मुलाकात में क्या हो जाएगा? क्या बानी PTI कौन सा बड़ा मैसेज दे लेंगे? कोई मैसेज मुसेज नहीं है, सारी बातें सबको पता है उन्होंने क्या कहना है। कोई उनका ये बहाना खत्म करें, उन्हें कहें जी मुलाकात हमने करवा दी है, खबरदार आज के बाद किसी ने अडयाला जेल के बाहर कोई शोर शराबा करने की, कोई आराम से अपने अदालतों में फेस करें अपने केसेस को, और कोई स्कैंडल ना बनाए, किसी को बदनाम ना करें, आराम से कौमी असेंबली में आप तो बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं जी। हुकूमत अपना फेस क्लियर करे। करवाई क्यों नहीं जा रही? हम देख रहे हैं कि बड़े से र्यूमर्स भी उड़ रहे हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क से बड़े खतरनाक किस्म के र्यूमर्स भी सामने आए हैं। मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? तारड़ कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो मुतालबा कर रहे हैं मुलाकात का, वही गलत है।
अच्छा, एक तो वागा साहब बहुत मासूम है और दूसरा हमें इनसे बड़ा प्यार है, लेकिन इनसे अदब के साथ ना मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पता नहीं है माल्टा की बात कर रहे हैं, रवांडा की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन दे देते हैं पीटीआई को और हमें लगता है कि वो इतनी शरीफ जमात है कि बस वो कहेंगे जी खान साहब से एक दफा हमें मिलवा दें और जैसे ही हम मिलेंगे उसके बाद सीधे गोली की तरह सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जाके कुर्सी पर बैठेंगे और सारी चीजें ठीक कर देंगे। ये हमने गंडापुर साहब के साथ भी किया था। पहले तो आप पीटीआई की पॉलिटिक्स को समझे, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी, मैं 2-3 पॉइंट्स कहना चाह रही हूँ। एक तो ये कि जब गंडापुर साहब को वजारत आला दी गई उसके बाद गंडापुर साहब मुलाकातें करते थे, उनके वकील भी मुलाकातें करते थे, उनकी बहनें, उनका खानदान और उसके अलावा जो पार्टी के लोग थे वो भी मुलाकातें करते थे। शुरू में इतना चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं था, लेकिन वो चीजें सुपरविजन में होती थी। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये एक अलग डिबेट है। अच्छा, जब ये सब चीजें होती थी इसके बाद होता यह था कि हर इंडिविजुअल ग्रुप बाहर आके एक प्रेस टॉक करता था और उस प्रेस टॉक में वो रियासती इदारों को चैलेंज करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे और उन चीजों को उठाकर जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है वो उन चीजों के ऊपर एहतजाज भी करती थी, उनको प्रोपेगेट भी करती थी और उनको हाईलाइट भी करती थी। इसकी मिसाल मैं इससे कनेक्ट करना चाहूंगी कि ये जो एक रोज पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी अडयाला के बाहर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में इतनी बात नहीं हो रही है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में इतनी बात नहीं हो रही है जितनी अफगान सोशल मीडिया, अफगान टेलीविजन पे और इंडियन सोशल मीडिया और इंडियन टेलीविजन पे हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको अचानक खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो पाकिस्तान के हवाले से मनफी इमेज सामने लाना चाहते हैं। जुल्फिकार बुखारी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है। भाई आपने क्या किया था इससे पहले कि 25 सालों में क्या कुछ होता रहा, उसके ऊपर आपने कभी आवाज बुलंद नहीं की? आपने क्या जरदारी साहब की बहन को जेल में बंद नहीं किया रमजान के टाइम? आपने मरीम नवाज साहब को बंद नहीं किया? मैं ये नहीं कहती कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी शरीफ है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो कुछ आपने बोया वो आप आज काट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन मुलाकातों के ऊपर पाबंदी ऑफिशियली नहीं लगाई गई, ना कभी गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमने ऑफिशियली पाबंदी लगाई है। बुनियादी मकसद यह है कि सिर्फ इनको इनकी अकल को सीधा करना है कि अगर आपने उनसे मुलाकातें करनी है तो आप तरीके से करें जैसे तमाम मुल्ज़िमान के साथ किया जाता है, मिलें और आप उसके बाद चले जाएं। जो बाहर आके प्रेस टॉक होती है और उसमें जितना खुलकर हमारी एस्टेब्लिशमेंट और उनके ऊपर के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो पॉइंट आउट करके क्रिटिसाइज किया जाता है उसके ऊपर हम किस तरह बात कर सकते हैं? इसलिए कि हम अगर पाकिस्तानी है, हमारी कौमियत पाकिस्तानी है, तो जितना हमें इदारे प्यारे हैं, जितना सियासी जमातें प्यारी हैं, उतनी ही हमें हुकूमत और विफाक भी प्यारा है। क्रिटिसाइज करना अपनी जगह, लेकिन आप उनको हजीमत या उनका मजाक नहीं उड़ाते। सही। तो मेरा ख्याल ये है कि एक छोटा सा लेसन है जो कि देने की कोशिश की जा रही है और मेरा अपना ख्याल ये है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये शायद दिसंबर के एंड के तक मुलाकात हो जाएगी या दिसंबर में मुलाकात हो जाएगी। उसकी आखिरी वजह मैं आखिरी से पॉइंट ऐड करूंगी कि उसकी वजह यह है कि दिसंबर में इन्होंने एक एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है और आफरीदी साहब पहले ये कह चुके थे कि नवंबर में नहीं दिसंबर में एहतजाज होगा। खान साहब के जो ऑप्शंस हैं दो बड़े जिसके बारे में वो बार बार जिक्र करते हैं, वो दो ही ऑप्शंस हैं, या वो सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे दिलवा दें, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो वहां गवर्नर आ जाएगा, और अगर कौमी असेंबलियों से इस्तीफे दिलवाएंगे तो जिमनी इलेक्शन वाला हाल होगा कि वहां की सीटें भी नून लीग के पास चली जाएंगी और उनको पीपल्स पार्टी को किक आउट करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो खान साहब इस्तेमाल ना करें और उनकी पार्टी भी यही मशवरा दे रही है। अब रह जाता है एक ऑप्शन और वो है स्ट्रीट्स पर आना। इसके लिए उनको जेयूआईफे की मदद चाहिए होगी। जेयूआईफे अभी सिर्फ इंतजार कर रही है क्योंकि वो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर चाहते हैं कि पीटीआई के लोग किस हद तक जा सकते हैं। उसके लिए वो अपने लोगों को इकट्ठा करने की एक एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि वो जेयूआईफे को भी बता सकें कि हम अपनी स्ट्रेंथ भी ला सकते हैं। तो आई थिंक ये एक पूरा लुबे-लुबाब है, लेकिन अभी इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग ये जितना भी एहतजाज कंटिन्यू हो इसका फौरी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है मसूद साहब, सना ने बहुत से ऑप्शंस बताए, लेकिन अब ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूटेबल है, कौन सा वो ऑप्ट करेंगे। और मुलाकात के हवाले से वही सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? देखिए, तना और वागा साहब दोनों ही बड़े आमिल कामिल साफी हैं, तो उनकी तो राय सराखों पर, लेकिन जो कल गलत था वो आज भी गलत है और जो आज गलत है वो कल भी गलत था। अगर गलत है तो आप कोई मवाजना नहीं कर सकते कि कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। मैं तो सीधी सी बात जानता हूं, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। अगर आप इस हाउस ऑफ कार्ड को बचाने के लिए, और राना सनाउल्लाह साहब आके कहते हैं कि जी इसलिए मुल्ले नहीं दिए जा रहे कि वो जब बाहर आते हैं तो आकर इंतशारी बयान देते हैं, तो वो बयान देंगे अगर वो मुल्क के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो कोई चीज, तो आप अरेस्ट कर लीजिए, बयान देने वालों को भी आप जो है वो सजा दे दीजिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप किसी की 6-6 महीने मुलाकात ना करवाएं? ये कैसे हो रहा है कि एक बंदा जो जेल में बंद है आज तक, आप देखिए पाकिस्तान की तारीख में गालिबन भुट्टो साहब का रिकॉर्ड टूटने वाला है कैद में रहने का। दो तकरीबन 2.5 साल के अरसा रहे थे,
तो ये इतने तवील अरसे से जेल के अंदर है, और ना तो इनकी किसी ने तस्वीर देखी है, ना आवाज सुनी है, ना कभी बाहर आए हैं। जब नवाज शरीफ साहब थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, दीगर क़यादत होती थी, वो उन अपनी पेशियों के दौरान भी एक इलेक्शन अपनी इंतखाबी कैंपेन चला रहे होते थे, मुहिम चला रहे होते थे। तो इनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, पूरी टॉप ब्रास जेलों के अंदर है, नीचे से आपने उधेड़ के रख दिया है आवाम के अंदर इनको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहे और आप एक मुलाकात से डरते हैं, और फिर ऐसे मौके पे नवाज शरीफ साहब निकल के सामने आते हैं, ऐसे मौके पर आईनी तरमीम होती है, तो आप सोचिए कि डर कितना है, खौफ कितना है। ये खुद जो है हम जैसे लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ये हुकूमत इतनी डरी हुई है क्या, और क्यों डरी हुई है? अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतना ही सारा अच्छा काम किया है, जब अपने लिए आप सियासी आजादियां मांगते थे, जब आपके साथ गलत हो रहा था तो हम आपके लिए भी ऐसी ही बात करते थे। लेकिन आप जिसको कल गलत कहते थे, आज उसे दुरुस्त कह रहे हैं आप। जिस तरह से सना भी बात करी थी कि जो बोया वो काट रहे हैं, तो अब ये जो कर रहे हैं, अब आने वाली जो हुकूमत होगी, अगर ये लोग मुश्किल में होंगे या वो लोग मुश्किल में होंगे, तो फिर इससे भी आगे जाया जाएगा, यानी इसी को रिपीट किया जाएगा। जो एक हुकूमत कर रही है, अगली आने वाली हुकूमत उससे ज्यादा बुरा करेगी, और फिर उसके बाद उससे ज्यादा बुरा होगा, यही सब कुछ चलेगा। आमिर मसूद साहब, क्या हम सारी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी पाकिस्तान की, कि आपने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे, उसने ऐसे किया तो हम इससे ज्यादा करेंगे? वागा साहब, मुझे नहीं लगता कि वो वक्त अब है। देखिए, जो यंग वोटर है ना, वो या जो नई नस्ल है ना, उसकी तो सर लैंग्वेज भी मुख्तलिफ है, वो तो बोलते ही कुछ और है, तो उनकी सोचें बड़ी मुख्तलिफ हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आप जो है पाकिस्तान के सिस्टम को तब्दील किए बगैर पाकिस्तान को आगे चला सकते हैं, ना ही आप जहन को तब्दील कर सकते हैं, ना ही पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को तब्दील कर सकते हैं। ये बोसीदा पुरानी सियासत अब खत्म होने को जा रही है। आप जो है वो अब जात बिरादरी से मेरे ख्याल में उठने का वक्त है, और मुझे तो पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ अरसे में तब्दीली आएगी। सिर्फ ये नहीं कि सियासी निज़ाम। आपको लगता है कि तब्दीली आने वाली है वागा साहब? क्या तब्दीली हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान दरमियानी रास्ते की सूरत में आएगी? जी 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 मसूद, कह दूं, ये तब्दीली में सियासी जमातों के दरमियान मिल बैठने की तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा। मुल्क में सिस्टम की तब्दीली नागुज़ीर है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, हमारी सियासत स्टैग्नेंट है, पाकिस्तान जमूद का शिकार है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। जिस दिन वो तब्दीली आएगी, सियासी, माशी, इक्तिसादी, सारी तब्दीली आएंगी। उस तब्दीली का इंतजार तो हम भी करें। वागा साहब, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या कोई दरमियानी रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये तब्दीली आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो कोई रास्ता ऐसा हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये किसी तरह से ये मसला हल हो, और ना दोनों पार्टियों को, मैं बशमूल अपोजिशन और जो इस वक्त हुकूमती पार्टी है, ना उनको कोई अवाम का ख्याल है। लोग किस अजाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई किस लेवल पे चली गई है, किसी को कुछ नहीं पता। दोनों पार्टियां, दोनों लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी हुकूमत और इक़्तिदार बचाने में। मसूद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मसूद। वागा साहब, मैं भी आपसे मौके का फायदा उठा के एक सवाल कर लूं। जो कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या 90s का दौर हमारे सामने है, 2000 का दौर हमारे सामने है? जी। आप हमसे सीनियर हैं, हमने तो अपनी जिंदगी में कम से कम इतनी सख्तियां और इतना सब कुछ नहीं देखा। ठीक है ना? ये तो रिकॉर्ड है मसूद साहब, ये तो रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। जो आज हो रहा है ये आज तक नहीं हुआ। अब करने वाले कहते हैं कि जी यही मसले का हल है, और वो मुल्क दुश्मन है, वो सुकून नहीं आने दे रहा है, हुकूमत नहीं चलने दे रहा है, फिर हमने यही करना है। आज लाहौर के अंदर देखिए कि फेडरल चैम्बर के जो सदर थे एसएम तनवीर, और यहाँ गौहर एजाज साहब बैठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो अपने मुल्क की इकॉनमी के बारे रो रहे थे कि जी आप कहते हैं पुरानी नई इंडस्ट्री, पुरानी इंडस्ट्री ने कहा नई इंडस्ट्री भी नहीं चल रही, और उन्होंने भी पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं वो खुल के बताए हैं। और मैं आज ये सोच रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुकूमत के हक में होने जा रही है, पूरा मीडिया उसको दिखा रहा था, और पूरे मीडिया को ये कहा गया कि ये सारा कुछ दिखाना है। लेकिन जब
मैंने देखा तो वो तो अपना रोना रो रहे थे। भाई जब आवाम ही पिस रहे हैं तो आप मुझे बताइए ये असेंबलियों में जो मर्जी करते रहें, भाई वो बानी की मुलाकात कराएं या ना कराएं, लोगों को तो रोटी खाने से। आप देखें चीनी का रेट इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, आटे का रेट क्या है, लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और यहाँ पे इक़्तिदार बचाया जा रहा है और अपनी सियासतें चमकाई जा रही हैं। अगर यही सिलसिला रहा तो लोग कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? आपने बिल्कुल ये बात सही कही है कि फिर निज़ाम बदलेगा, फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। सना साहिबा, मौजूदा जो महाज़राई चल रही है मईशत के लिए कितनी खतरनाक है ये, और मईशत का संभलना आवाम के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, जिस वक्त की हुकूमत आई थी उस वक्त भी मईशत का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं था, और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त शायद दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो वो भी गलत है। उसकी वजह ये है कि अभी एक रोज पहले एक लेबर फोर्स सर्वे है जो कि हमारे पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जारी किया गया, और वो जिस अंदाज में जारी किया गया वो भी बड़ा एक भोंडा मजाक था। ये वैसे तो हर साल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है करवाना, लेकिन हमारे यहाँ पिछले 4 या 5 साल से ये सर्वे करवाने की तौफीक ही नहीं की गई थी। ना तो गुज़िश्ता हुकूमत को, ना जो है वो इससे पहले जो 16 माह की हुकूमत आई उन्होंने करवाया, और ना ही इस हुकूमत ने करवाया। फिर इनसाइड इसकी ये थी कि क्योंकि IMF की ये डिमांड थी कि आपने पिछले 4-5 सालों से लेबर फोर्स सर्वे नहीं करवाया। उस सर्वे का मकसद ये होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं उस सर्वे का हवाला इसलिए दे रही हूं क्योंकि उसमें नंबर्स दिए हुए होते हैं कि आपके यहाँ बेरोजगारी की शरह कितनी है, आपके यहाँ महंगाई कितनी है, आपने पिछले 1 साल में फॉरेन रेमिटेंसेस में कितना कमाया, फॉरेन एक्सचेंज में आपके पास क्या हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में कितनी की गई, क्या क्या मसाइल रहे, वो तमाम शुमारियात जो होते हैं वो हमारा जो सरकारी इदारा है वो देता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अब इसमें एक मजाक ये किया गया कि जब एहसन इकबाल साहब ने 2 रोज पहले ये सर्वे अनाउंस किया तो उन्होंने कोई प्रिंट आउट उसका नहीं जारी किया, उन्होंने इसको एक प्रेस रिलीज की सूरत में जारी किया। इसमें एक मजाक ये भी किया गया कि ये जून 2024 तक के या 25 तक के इसमें फिगर्स दिए गए थे और उसके बाद ये सर्वे कंप्लीट किया गया था, लेकिन 5 महीने इसको छुपा के रखा गया ताकि इसके ऊपर बात ना की जा सके। क्योंकि पिछले 6 महीने से हम यही गाना बार बार सुन रहे थे कि जी महंगाई की शरह, पहले ही कहा गया महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है, फिर ये कहा गया कि नहीं महंगाई एक्चुअली वहीं पर खड़ी है, लेकिन क्योंकि पहले बहुत तेजी से बढ़ रही थी अब बहुत आहिस्ता बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि हमने बेरोजगारी कम की है, हम लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है, डॉलर को देखिए हम कहां ले आए, हमने बॉर्डर पे स्मगलिंग रोक दी है, फिर कहा गया रुपया मुस्तहकम है हमने। लेकिन इसमें ये बातें नहीं बताई कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो लो हुए, इसलिए डॉलर किसी हद तक बेहतर हुआ, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हुआ, आपने स्मगलिंग जरूर रोकी, लेकिन इसके साथ जो दीगर इसके लवाजमात थे उनके ऊपर आपने काम नहीं किया। आपने हमेशा उस रेट को कनेक्ट कर दिया उन चीजों के साथ, और उसके बाद जो महंगाई एक आम आदमी है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल सका। कहने की बात सिर्फ ये है कि ये सर्वे इस चीज की एग्जैक्टली ये निशानदेही करता है कि हम पिछले 5 सालों के नंबर्स को अगर कंपेयर करें तो हम कहां पर खड़े हैं। हमारे ना महंगाई कम हुई है ना बेरोजगारी, बल्कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो हुकूमत के तमाम दावे कागजों की हद तक मौजूद है। बहुत सी चीजें करने की जो कोशिश हमने की है बादल न खास्ता, उसकी वजह हमारी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी वजह यह है कि IMF ने हमारे सर पर एक डंडा रखा हुआ है और उसकी वजह से हमें वो बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ रहे हैं। हम आज तक ये नहीं बता सके कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है वो एसेट्स क्यों डिक्लेयर नहीं करते, डुअल नेशनलिटी का कानून आता है उसको हम पास करने नहीं देते। हम जब ये कहते हैं कि सिस्टम में कोई चीज ठीक करें तो उसको हम ठीक नहीं करने देते। हमने सर्वे में ये कहा, सॉरी मैं सर्वे को इसलिए एक्सपैंड कर रही हूँ कि ये पूरे 1 साल की इकोनॉमी की तस्वीर है जो कि बयान करता है। उसमें ये कहा गया कि हमने बहुत से इदारों को मर्ज कर दिया, हमने उनको खत्म कर दिया। भाई वो इदारे थे जिनके अंदर तैनातियां ही नहीं हुई थी सालों से, उनमें लोग काम ही नहीं कर रहे थे। एक ऐसे बोगस इदारे जो कि सिर्फ कागजों में मौजूद थे, आपने उनको वाइंड अप करके कह दिया देखिए हमारे क्रेडिट पे। मुझे आज भी कैसर बंगाली साहब याद है जिनको खुसूसी टीम एक बनाई गई थी और उसका उनको मेंबर बनाया गया था और उनका काम ये था कि जो एक्स्ट्रा इदारे महकमे हैं उनको वाइंड अप किया जाए। उन्होंने 30-35 इदारे सामने रखे और उनको कहा गया कि इनको तो हम बंद नहीं कर सकते, 1 या 2 इदारों को बंद कर देते। इस बात पर नाराज होकर वो उस कमेटी से निकल गए थे। वो चीजें आज भी ऑन रिकॉर्ड है। अगर इस गवर्नमेंट के बारे में आप बात करें तो ये बात सही कह रहे थे मसूद भी और वागा साहब भी कि ये गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ उन पैसों पर चल रही है जो कि कर्ज पे लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम रिकॉर्ड कर्जे पर मौजूद है, हमें कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत से, बल्कि उनके लिए एक प्लस ये है कि उनके टाइम पर कोविड आया था, कोरोना आया था और उन्होंने उस क्राइसिस में इस इकोनॉमी को चलाया। लेकिन आपके पास ये मौजूद नहीं है, आप सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जी हम डिफॉल्ट के करीब थे। लेकिन फिर भी सना अनफॉर्चुनेटली हम ऑन पेपर्स तो बहुत बेहतर हो रही है हमारी मईशत और हमारी मईशत बहुत आगे जा रही है। लेकिन मसूद साहब अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि 25 करोड़ की आबादी है और 59 लाख लोग बेरोजगार हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें तो वहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अगर मईशत बेहतर हो रही है तो फिर ये फिगर कहाँ से आया, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क में बेरोजगारी के हवाले से। मसूद साहब, मुल्क में बेरोजगारी की सतह इस हद तक बढ़ चुकी है, हुकूमत ये कह रही है कि जब भी हम आते हैं मईशत बेहतर हो जाती है। अभी नवाज शरीफ साहब तारीफ़ कर रहे थे कि मरीम नवाज जो काम कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं, वो तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर हमें तो तब पता चलेगा जब आवाम के लिए कुछ बेहतरी होगी, महंगाई में कमी आएगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। लेकिन बेरोज़गारी तो बढ़ती जा रही है। देखिए, आपको अपने वसाइल के हिसाब से ही अपने घर के मामलात को चलाना चाहिए। पहले दिन से हमें पता है कि हमें अपने सरकारी अखराजात में कमी करनी है। बहुत सी वजारतें हैं जिसके बारे में कहा गया था जिसको या तो विफाक सूबों को दे दिया जाए या बंद कर दिया जाए। तो वजीर आजम ने एक पैकेज भी दिया था, इदारों को बंद करना था, वजारतों को कम करना था। मतलब क्या था कि आपने अपने अखराजात कम करने, लेकिन हुकूमत ने अखराजात कम करने के बजाय अखराजात बढ़ दिए। एक जहाजी साइज काबीना है आपके पास, मुशीर हैं, वजीर है, एक बड़ी काबीना है आपके पास, ये नहीं होनी चाहिए थी। जिस चीज को हम कह रहे हैं ना ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, यही तो वो अखराजात हैं जिनमें करप्शन होती है। यही अखराजात तो हमें कम करने की जरूरत थी। अब तो हमारा दिल डरता है जब किसी बजट में हम सुनते हैं ना कि तरक्याती अखराजात बढ़ा दिए गए, तो दूसरे मुल्कों में तो लोग खुश होते होंगे, हमें डर लगता है। ये अभी सना ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया, इससे पहले मैंने IMF का जिक्र किया, इससे पहले आपको पता है GSP प्लस के लिए यूरोपीय यूनियन के लोग आए हैं और हमारा GSP प्लस खतरे में पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ, करप्शन हमारे यहाँ, ये तमाम जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान को कहीं बढ़ने नहीं दे रहे। तो जो भी इस वक्त कह रहा है कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, तो वो होश के नाखून ले। हमने तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया हुआ है, उसने हमारी रेटिंग बेहतर की है जिस पर हम मजीद कर्जा ले सकते हैं। हर पाकिस्तानी मकरूज हो रहा है, पाकिस्तान ज्यादा मकरूज हो रहा है, और ये चमक दमक आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ अपनी सियासी साख को बचाने के लिए हो रही है। मईशत अंधे गड़े में गिरी हुई थी, आप उसके ऊपर मिट्टी भी आप डाल रहे, दफन भी कर रहे हैं आप उसको। अच्छा मसूद साहब, ये जो ब्लेम गेम है, हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत का काम है और बिगाड़ी हुई सूरत हाल है जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो क्या ये वाकई जो पिछला दौरे हुकूमत था ये उनका काम है, बिगाड़ा हुआ जो अब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है? सरासर झूठ है ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। भाई मैं सिंध में बैठा हुआ हूँ, कराची में हूँ, यहाँ तो 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिससे 3,500 अरब रुपए से ज्यादा का हर साल बजट मिलता है। तो 17 साल से ये तो यकसुई के साथ, स्टेबिलिटी के साथ काम कर रही है ना, तो यहाँ तो चीजें बेहतर होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक सफेद झूठ है। अच्छा चलिए, अगर मान लें कि ये पिछली हुकूमत का किया हुआ होता है, तो पिछली हुकूमत जब 2018 के इलेक्शन के बाद गई थी और मिफ्ता इस्माइल साहब ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था आने वाली हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना होगा। यानी आप जब गए थे तो वही बूमबक साइकिल जिसका मैंने जिक्र किया कि आप कर्जा लेते हैं, आपकी मईशत अच्छी हो जाती है, आपके पास पैसे खत्म होते हैं, आप रुल जाते हैं। तो अगर इतनी अच्छी मईशत थी तो नवाज शरीफ के जाने के बाद इमरान खान को कर्जा नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, इमरान खान के दौर में उसने सबसे बड़ा कर्जा ले लिया, आपने एक तहरीक चलाई कि जी हुकूमत जो है वो करप्ट भी है, नाअहल भी है, नालायक भी है, महंगाई को कम करना है, भला आपने हुकूमत गिराने के लिए बाकायदा लॉन्ग मार्चेस किए, आपने धरने दिए। अगर ये पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी थी तो फिर ऑपोजिशन को समझना चाहिए था। दरअसल ये एक बहाना है, ये मईशत को हमने बजाय ये कि संजीदगी से लेते एक पॉलिटिकल टूल बना लिया है। ये वो चीज है जिस पर के कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर चीज पर सियासत होती है, तो मईशत पर भी सियासत हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, फर्क ही नहीं पड़ता। सही, मैं तो सना साहिबा, मईशत की सूरत हाल, कसूरवार कौन है और किरदार? जी मसूद, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम जिसको हम समझते हैं ना, इसमें खामियां हैं, बुराइयां हैं, ये परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत चलाने वालों के लिए ये सिस्टम द परफेक्ट सिस्टम है। वो चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम हो और गुर्बत उन्हें सूट करती है। अच्छा सना, आप सेकंड करेंगी मसूद की इस बात पे कि बेहतरीन सिस्टम है, और दूसरा मईशत की सूरत हाल का कसूरवार कौन और किरदार किसने अदा करना है? देखिए, मेरा ख्याल है कसूरवार तो किसी एक को नहीं ठहराया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि 2008 में, क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स आई हैं वहीं से शुरू करूंगी, उससे पहले तो मुशर्रफ साहब का दौर था। जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उससे पहले आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब से पहले शौकत अजीज साहब थे, और वो क्या कुछ करके गए थे
और मुशर्रफ साहब को तो लगता था कि शौकत अजीज साहब बेहतरीन चॉइस है, लेकिन जितना बेड़ा गर्क उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का किया था वो हम सबको पता है। और जो ड्रामा रचाया गया था कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, ऑब्वियसली मुशर्रफ साहब बहुत सी चीजों को समझते थे लेकिन बहुत सी चीजों को नहीं समझते थे। अगर हमारे सियासतदान और हमारी लीडरशिप जो है वो इन चीजों को समझती होती तो हफीज शेख साहब और शौकत तरीन जैसे जो लोग हैं वो 2-2 3-3 मरतबा वजारत खजाना के ओहदों पर फाइज नहीं होते। फिर अगर आप दूर ना जाएं, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, शौकत तरीन साहब जब थे तो उन्होंने IMF को खतूत लिखकर ये कहा था कि जी ये मुआहदा नहीं होना चाहिए और इस किस्म की चीजें। ये चंद एक मिसालें हैं। आप इस पूरी इकोनॉमी के कोलैप्स का जिम्मेदार किसी एक को नहीं ठहरा सकते हैं। ये कंसिस्टेंट गलत पॉलिसीज हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि पहले पॉलिसी बनाई जाती है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेशन देखी जाती है, उसमें फॉल्ट्स देखे जाते हैं। ये किसी एक शोबे में नहीं है, ये इकोनॉमी में नहीं है। आप जो सना पॉलिसी मेकर्स जो हैं, क्या पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो सही पॉलिसीज बना रहे हैं? देखिए मैं आपसे यही कह रही हूँ, देखिए किसी भी बैनुल-अक़वामी सतह पर आप जाए ना तो किसी बड़े मुल्क में, किसी अच्छे मुल्क में ये होता है कि पहले किसी चीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, उनके कंसेंट उनके लिए जाते हैं, उनके आइडियाज लिए जाते हैं। उसके बाद सना सॉरी एक पॉइंट मसूद के पास भी है, वो ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में। जी मसूद साहब। देखिए मैं जान के अमान पाऊं, थोड़ा सा इख्तिलाफ कर सकूं। देखिए मैं अर्जी आपसे कह रहा हूं कि ये सिस्टम द परफेक्ट सिस्टम है सिस्टम चलाने वालों के लिए। शौकत अजीज को भी पता है उसे क्या करना है, तरीन को भी पता है उसे क्या करना है, मियां साहिबान को भी पता है उन्हें क्या पता है, फाशखान को भी पता है क्या करना है, सबको पता है क्या करना है। जब भी तो ये शुगर का स्कैंडल हर साल क्यों आता है? क्योंकि सारे तो उसमें बैठे हुए ये फॉल्ट तलाश नहीं करते, ये सिस्टम बनाकर उसमें फॉल्ट लाइन छोड़ते हैं। अच्छा इन्हें पता है इन्होंने क्या करना है इसलिए नहीं करते। सना क्या कहेंगी? सब पता है, सब फॉरेन क्वालिफाइड लोग हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि उनकी कहने का मकसद ये कि सब करप्शन में PhD है तो हर एक को मौका मिलता है तो वो अपने अकॉर्डिंगली करप्शन करता है। लेकिन मसूद की राय की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे पास अनकॉम्पिटेंट किस्म के लोग हैं जो अपने शोबे और अपने रुतबे के लिहाज से उस पोस्ट के साथ मैच नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बनाना पहली चॉइस क्यों थी मुस्लिम लीग नून की? माजी में वो कौन से करिश्मात दिखाकर गए थे पाकिस्तान की इकोनॉमी में? इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हाथ जोड़कर कहा गया कि डार साहब को खुदारा इससे दूर रखें, हमें कोई ऐसा इंसान लेके आने दें जो कि इकोनॉमी को कुछ बेहतर कर सके। अगर वो अल्टीमेट चॉइस होती और जो सिस्टम चला रहे होते और चलाने का जो तरीका होता उसमें डार साहब भी फिट हो सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी एक साइंस उसमें डालनी थी इसलिए बेहतर ही समझा गया कि उनको चीज से दूर रखा जाए। लेकिन कहने वाले अभी भी नून लीग में यही कहते हैं कि बहुत सी पॉलिसीज के ऊपर अभी भी वो ओवरशैडो करते हैं हमारे वजीर खजाना को। दूसरी बात मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मैं सिर्फ अमेंडमेंट का जिक्र कर रही थी 26वीं तरमीम। जब 26वीं तरमीम आई थी आपने सब कुछ किया, जैसे ही वो इम्प्लीमेंट हुई तो हमारे यहाँ जजेस की तरफ से जो वकला कम्युनिटी थी, जो एक्स सर्विस जजेस थे, उन्होंने कहा कि जी इसमें आपने ये फ्लॉ छोड़ दिए हैं और इनको आपको हर सूरत में कवर करना पड़ेगा। फिर हमने कहा नहीं जी इसके लिए तो 27वीं तरमीम आनी चाहिए। मैं अब एक जनरलाइज्ड वे में बात कर रही हूँ, ठीक है वो स्टेप बाय स्टेप इनको कोर्ट तक इवेंचुअली जाना था, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने छोड़ दी जानबूझ के। तो हर दफा ये इसलिए होता है क्योंकि हम पहले पॉलिसी ले आते हैं। सही। मैं एक और मिसाल देती हूँ, आपने इकोनॉमी के नाम के ऊपर कारोबारी तबके को टैक्स नेटवर्क में लाना था, आपने उसके लिए ताजिर ऐप बनाई। भाई आप पहले ताजिरों से कंसेंसस लेते कि उनको किस किस्म की चीज चाहिए या उनके साथ क्या कुछ आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपने वो ऐप बनाई, आपके यहाँ लाखों की तादाद में ताजिर मौजूद है, ऐप के ऊपर चंद हजार ताजिर आए, उसका आपको क्या फायदा हुआ? रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं तो आपको उस नेटवर्क को उसका हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया वागा साहब के सामने, मैं वही रखूंगी। वागा साहब, अनकॉम्पिटेंट लोग अगर अहम शोबों पर बराजमान हो तो वो शोबे जो हैं वो किस हद तक फिर तरक्की करते हैं या वो नीचे जाते हैं? हमारे मुल्क में भी हम यही देख रहे हैं कि अहम शोबे हैं, खासतौर पर अगर हम मईशत की बात करें, आपको लगता है कि कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप अपनी काबीना बनाते हैं उसमें कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं। अगर जान की अमान पाऊँ मैं भी तो तमाम अरकान असम्बली से अगर कोई पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो एक अंग्रेजी की उर्दू की एक लाइन नहीं पढ़ सकते, उन्होंने हमारे लिए कौन सी कानून साजी करनी है? भाई मेरा एक सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि ये अपनी जान पे खेल के, अपने सारा पैसा बर्बाद करके, जिंदगी मौत का खेल खेल के ये हुकूमत में किस लिए आते हैं? इनका पर्पस क्या है हुकूमत में आने के लिए? क्या
मुल्क की बेहतरी, आवाम की बेहतरी? हरगिज़ नहीं। तो फिर मुझे बताइए मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? आप बताएं, पाकिस्तान ने दुनिया में, लेकिन कसूरवार ये तो नहीं है, कसूरवार तो वो हैं जो लेके आए हैं। तो जाहिर है फिर जब है ही सिस्टम ऐसा है ना, तो फिर और क्या करें? पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अच्छा बताएं उसने दुनिया की कंट्रीब्यूशन में उन्होंने क्या हिस्सा लिया है? कौन सा हमने कमाल का काम किया? इस वक्त पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में रेटिंग में आप देखें हम लोग कहां खड़े हैं। हम अफगानिस्तान के साथ आ गए, मुझे लग रहा है हम कंगो के साथ आ गए हैं, हमसे बांग्लादेश कहीं ऊपर है। कौन सा हमारा लीडर है जिसने हमारी इकोनॉमी के बारे सोचा है, सिवाय IMF से कर्जे लेने के और उसके बाद उसको इधर उधर खर्च करने के, इधर उधर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए उधार लेके, और बाद में उसी के सूद के चक्कर में पैसा वापस कर दिया और कहा जी हमने तो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान के साथ इसी तरह खेल खेला है। और मुझे एक बात बताएं, जब एक पार्टी को पता है कि इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ये गाड़ी नहीं चल सकती, मुईशत खराब है, पैसा नहीं है, खजाना खाली है, तो भाई वो क्यों आते हैं? उसको कहें ये चाबी आप ही पकड़े, बगैर फ्यूल के, पेट्रोल के, आप ही गाड़ी चला के दिखाएं, तो सबको लग पता जाएगा। हुकूमत में आने के लिए सब तैयार हैं। क्यों? वहां खाबे हैं, पैसा है, करप्शन है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए पाकिस्तान में आ रही है। अब दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसकी रेटिंग नीचे जा रही है? कोई एक मुल्क मुझे बता दें जो नीचे जा रहा है। पाकिस्तान या इससे साथ चंद एक ऐसे ममालिक जरूर हैं जो नीचे जा रहे हैं, और पाकिस्तान चूंकि अपने नाम के हवाले से, अपने काम के हवाले से, जितने पाकिस्तान के पास वसाइल हैं उस लिहाज से तो पाकिस्तान को बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहिए था। तो क्या किया है हमारे सियासतदानों ने, हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ? ये सवाल ब्रेक के बाद पैनल के सामने रखते हैं। आप सबसे पूछती हूँ कि हमारे सियासतदानों ने किया क्या है। दूसरा मैं बात करूंगी कि अभी जो टाइम चल रहा है, कहा जा रहा है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान का ना सिर्फ मेयार बुलंद हुआ है बल्कि हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हुए हैं। तो इस टाइम को किस तरह से अवेल करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को आखिर करना क्या है? सना, क्या करना चाहिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को? सफारती महाज पे हमें किस तरह से इस चीज़ को उजागर करना चाहिए? वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मार्का हक की कामयाबी के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान का स्टेटस भी बेहतर हुआ है। तो फ़ायदा तो यकीनन हुआ है मुल्क को, आवाम तक ये फ़ायदा कब पहुँचेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारा जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फायदा इस वक्त अवाम को नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच रहा होता तो हमें ये खबर सुनने को ना मिलती कि हमारी सेनेट की कमेटी को ये बताया गया है कि दुबई की तरफ से अनअनाउंस्ड तरीके में पाकिस्तानियों के लिए वीजे मिलने बंद हो गए हैं और सिर्फ ब्लू पासपोर्ट या जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उनके लोगों को सिर्फ दुबई ट्रैवल करने की इजाजत हो रही है। अगर ऐसा होता तो जो अमेरिका में दहशतगर्दी का वाकया हुआ है उसके बाद जो तमाम 19 ममालिक के नाम आए हैं उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन ये डिबेट करने की भी जरूरत सोशल मीडिया के ऊपर महसूस की जा रही है कि जी देखिए वाकई उसमें पाकिस्तान का नाम तो नहीं है। यानी हम अपने आप को इतना कमतर समझ रहे हैं कि हमें अपने मुल्क का नाम उसमें ढूंढना पड़ रहा है कि कहीं पाकिस्तान का नाम तो उसमें नहीं आ गया। या हम इतने श्योर थे कि नाम होगा कि हम सरप्राइज हो गए हैं। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान अभी उतना बेहतर नहीं हो सका, पाकिस्तान के दुश्मन ज्यादा हैं और दोस्त कम है। दूसरी बात यह है कि देखिए इस मर्तबा थोड़ी सी तब्दीली आई है कि जहां हमारी एस्टैब्लिशमेंट एक महाज के ऊपर काम कर रही है तो उसने हमारी सियासी जमातों को भी इस चीज पर कन्विंस किया है कि वो भी अपना किरदार अदा करें। पहले ये होता था, मुझे आज भी याद है कि पिछले दौरे हुकूमत में जब कश्मीर के इशू के ऊपर बड़ा वोकल होने की कोशिश की गई थी तो ऐसी कमेटियां बनाई गई थी, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से ऐसी शख्सियात को नॉमिनेट किया गया था जो अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोल सकते थे और उनको यूरोपियन कंट्रीज में भेज दिया गया था कि आप कश्मीर कॉज के ऊपर जाकर लोगों को कन्विंस करें। लेकिन जो खुदा का शुक्र है कि ये जो माइंड सेट है ये तब्दील हुआ कि अपने लोगों को फैजियात करने के बजाय कि बाहर के दौरे करवाए जाएं, उनको आप उन लोगों को भेजें जो कि पाकिस्तान का मुकदमा सही मायनों में रख सकते हैं। और इसकी मिसाल हमने वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कल की खबर थी उससे हमने एज्यूम की कि पाकिस्तान की जो क्रीम थी वो वहां पर जा रही थी और उसको देखकर जो भारत की तरफ से जो वक्त था वो बैकआउट कर गया क्योंकि पाकिस्तान का जो माइंड सेट था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान ने अपना केस कैसे आगे पेश करना है। तो कुछ चीजें जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी होती है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज या हुकूमतों को ही किरदार अदा करना होता है। आप सब कुछ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर नहीं रख सकते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही करना है। सऊदी अरब से ताल्लुकात भी उन्होंने ठीक करने हैं, चाइना से भी उन्होंने ठीक करने हैं और यूएई और बाकी ममालिक और अमेरिका से भी उन्होंने करने। चले थोड़ा बहुत उन्होंने करके शुरुआत कर दी है, बिल्कुल ऐसे लेकिन अब आगे आपको यही सवाल मसूद साहब आपके सामने रखना चाहूंगी, क्या किरदार है जो पॉलिटिकल पार्टीज को अदा करना है?
वो किरदार अब बहुत मुख्तसर रह गया है, बहुत महदूद रह गया है जो ये अदा कर सकते हैं। ना तो खारजा इनके हाथ में है, ना दाखिला इनके हाथ में है, ना खजाना इनके हाथ में। खजाना हाथ में रखने के लिए इशताक डार साहब को 81 या 82 कमेटियों की चेयरमैन है इस वक्त। अगर आप सोचें, नायब वजीर आजम जो है, और मईशत के हवाले से जो फैसले होते हैं उनकी तरफ से सामने आती हैं। कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर ये मुखलिस है तो जिस करप्शन का जिक्र हुआ है उस करप्शन को कंट्रोल करने पाकिस्तान की ग्रोथ 6% हो जाएगी। और 6% ग्रोथ का मतलब है कि पाकिस्तान की जो खपत है नौकरियों के हवाले से वो तकरीबन 50% से ज्यादा फिल होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल जाएगा और फिर आइन के मुताबिक अगर मुल्क को चला सके, जिसकी ताकत ना इनके पास है ना किसी और के पास है, किसी और सियासी जमात के पास है, तो सियासतदानों ने अपना स्पेस बहुत लूज कर दिया है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वाहिद हल है कि ये ऑटोनॉमी दें, ग्रास रूट लेवल तक ऑटोनॉमी दें। जिनका काम है कानून बनाना वो सिर्फ कानून बनाए, वो गलियां मोहल्ले मत बनाए। जिस तरह से वेस्ट में जिसको हम आइडियलाइज करते हैं, सिस्टम्स एस्टेब्लिश हैं, लेकर आ जाएं। आप करते हैं डिजिटलाइज करते हैं पूरे पाकिस्तान को। आप बीच से जो है वो करप्शन के तमाम, देखिए सिस्टम होता है, सिस्टम चलाता है किसी चीज को। ये नहीं होता कि 4 पार्टियां मिलकर बैठेंगी और उन्होंने कोई फैसला कर दिया और वो फैसला ऑनर होना शुरू हो जाएगा। सिस्टम बनाए, आप करप्शन को एलिमिनेट करें सबसे पहले अगर आप कुछ करना चाहते हैं। और ये जो आप दिखावे करते हैं जिस पर आपकी कचरे के डब्बे पे भी आपकी तस्वीर है, आटी पर भी आपकी तस्वीर है, कार्ड पर भी आपकी तस्वीर है, और हमेशा एक ही राग अलापना कि हम है तो तरक्की है, दूसरी आएगी वो कहेगा ये आप है तो चोर है, हम है तो तरक्की है। इसको खत्म करें। सही, चलिए कंक्लूड करा लेते हैं वागा साहब से। वागा साहब, करप्शन खत्म होगी तो सारा निजाम बेहतर हो जाएगा, मसूद साहब ये समझते हैं, आपके ख्याल में किस तरह से बेहतरी आएगी? अभी जो आपने जिक्र किया कि जी पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हुआ है, होगा, बिल्कुल हुआ है। मुझे ये बताइए हमें कितने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिले हैं, कितने ममालिक ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री किया है? आप बताइए ना कि उसका हमें फल क्या मिला है। अभी तक तो जीरो है। हमने जितनी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ की, जितने लोगों को हमने यहाँ बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आपके अपने लोग तो सारी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जाते हैं और हमें आप कहते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें। बताइए कौन सी इंडस्ट्री लगी है? एक पानी का प्लांट किसी ने यहाँ नहीं लगाया, तो फिर किस तरह मुल्क चलेगा? बात यह है कि जब IT के मिनिस्टर को ईमेल करनी नहीं आएगी, जब आप हेल्थ के मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि हेल्थ क्या होती है, हॉस्पिटल क्या होता है, जब आपकी पूरी की पूरी काबीना ताल्लुकात, दोस्तियों, यारियों पे बनी होगी, जब आपके ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टिंग ट्रांसफर ही सिफारिशों से होगी, कभी किसी ने सोचा कि एक जो सेक्रेटरी हेल्थ है उसका डॉक्टरी से क्या ताल्लुक है? और दूसरे भी तमाम शोबों की मैं बात कर रहा हूं। जब इस तरह नॉन टेक्निकल लोग पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करेंगे और सियासतदान सिर्फ इसलिए कि जी मैं वोट लेके MNA बन गया हूं, भाई MNA बन गए हो, असेंबली में बैठो, खुदा का वास्ता है आप कानून साजी करो, मुल्क के लिए बेहतरी करो, वो तो तुम आपकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जिस तर्जे हुक्मरानी से आप इस मुल्क को चला रहे हैं वो दिन ब दिन नीचे क्यों जा रहा है? भाई एक हुकूमत के बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए ना। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से तब्दील, नीचे से लेके ऊपर तक पूरे का पूरा सिस्टम। मैं किसी एक पार्टी की बार बार कहता हूं, हम बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान का ये वाला जो सिस्टम है इसी ने ही बर्बादी पैदा की हुई है। बात ये है जब ये कहते हैं कि जी वो पिछली हुकूमत, ओ भाई आपको छोड़ के, अगर इन आपको वोट दिए उनको छोड़ के तो बेहतरी के लिए दिए ना। मसूद साहब को एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। मसूद साहब जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप पड़ोसी मुल्क में देखें, एक हुकूमत जाती है तो नया वजीर आजम आकर पिछली हुकूमत का शुक्रिया अदा करता है, बाकी वज़ीर आजम जो गुजरे होते हैं उनकी तारीफ करता है और फिर आगे बढ़ता है। तो बहुत आइडियल वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे बेहतर है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक वजीर आजम होता है तो लाजमी है कि वो पिछले वाले की बुराई करे ताकि उसे बहाना मिले कि जी वो खराब करके चलेगा, मैं ठीक नहीं कर सकता। तो ये जो है ना, ये सब मिले हुए ये बड़े वाकई PhD है करप्शन में। ठीक। मसूद साहब आपका पॉइंट आ गया। आप सना मिर्जा, मसूद रजा साहब, नज़ीर वागा साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।